नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं। जहां सच्चाई की जीत होती है, सीधी बात होती है, बिना किसी लाग लपेट के। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताजा युद्ध विराम की। लेकिन पहले आपको साफ कर दें कि यह कोई बराबरी का समझौता नहीं है। यह है भारतीय सेना के शौर्य का नतीजा और पाकिस्तान की एक और करारी हार का ऐलान। सवाल ये नहीं है कि युद्ध विराम क्यों हुआ है, सवाल ये है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में हमारी सेना को कितनी बार चेतावनी देनी पड़ी। एलओसी पर बीते कई दिनों से पाकिस्तान की कायरता जारी थी। सीज फायर का उल्लंघन, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना और आतंकियों को सीमा पार भेजने की नापाक कोशिशें। लेकिन हमारी सेना ने हर बार जवाब दिया। गोली का जवाब गोली से और साजिश का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से। भारतीय सेना ने जिस बहादुरी से मोर्चा संभाला, उसने पाकिस्तानी फौज की कमर एक बार फिर से तोड़ दी। एलओसी पर उठा हर धुआं पाकिस्तान के लिए एक संदेश था। अगर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया गया तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो, और हुआ भी वही। पाकिस्तान को अब मजबूरी में युद्ध विराम की भीख मांगनी पड़ी। इस समझौते के पीछे कूटनीति नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों की बंदूकों की गरज है। ये युद्ध विराम हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत का प्रमाण है। पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है, उन जवानों पर जो हिमालय की चोटियों पर -40 डिग्री में भी तैनात हैं, जो एलओसी पर आंखों में नींद नहीं, सिर्फ देशभक्ति लिए खड़े हैं, जिनकी हर सांस में भारत माता की जय है और जिनकी हर गोली आतंक को जवाब देती है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब 1947 या 1965 वाला देश नहीं है। यह है नया भारत, जो पहले चेतावनी देता है, फिर वार भी करता है, और जब वार करता है तो दुश्मन को पछतावे तक का भी मौका नहीं देता। आज भारत के हाथ में ताकत भी है, इरादा भी है और जज्बा भी है। तो याद रखो पाकिस्तान, अगर तुमने फिर से ये हरकत की तो ये युद्ध विराम नहीं, तुम्हारा भविष्य विराम साबित होगा। आज की बड़ी बहस में सीज फायर की इनसाइड स्टोरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए युद्ध विराम पर सेना की ओर से क्या कुछ कहा गया। Following that, as you know, there'll be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं,
इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। In the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargoda, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. तो आज की ये चर्चा बेहद खास है, जहां हम बात करेंगे भारतीय सेना के शौर्य की, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। मूलचंद पवार, पूर्व आईजी सीआरपीएफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका। और मेजर रिटायर्ड विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराट जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विराट जी आपसे ही सवालों की शुरुआत। देखिए, सवाल नहीं है ये, तो पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। युद्ध विराम हो चुका है, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, सीज फायर या युद्ध विराम कभी भी आप कहेंगे तो वो अच्छी चीज है। युद्ध रुकता है तो सभी तरफ शांति फैलती है, लोगों का मारा जाना रुकता है, तो ये तो उस तरीके से अच्छा है। पर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिए तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी हम लोग शॉर्ट रह गए। अगर ये 3-4 दिन 5 दिन और चल जाता युद्ध तो पाकिस्तान वैसे ही लगभग घुटनों पर आ चुका था। पूरा उसके घुटने ग्राउंड से टच नहीं हुए, मेरा मानना अभी भी ये है। और जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनका अपर हैंड था, उनका डोमिनेंस था। पिछले 3 दिन में आपने देखा कि जबरदस्त तरीके से हमने उनके ड्रोन्स को रोका। हमारी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जबरदस्त काम किया और हमारे जो ड्रोन्स हैं वो उनके स्ट्रेटेजिक ठिकानों तक पहुंचने में बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब हुए। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये जो युद्ध विराम है ये अच्छा तो है, पर थोड़ा समय और मिल जाता तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक बढ़त है उस पर और जबरदस्त ठप्पा लग जाता कि हमने इनको नाकाम कर दिया, इनकी साजिश को। बिल्कुल, थोड़ा सा और वक्त मिलता, ये चीजें थोड़ी सी और अगर ज्यादा होती तो फिर पाकिस्तान, मुझे लग रहा है आधा पाकिस्तान तो सर साफ हो जाता। मूलचंद जी, युद्ध विराम का आंतरिक सुरक्षा पर आप किस तरह से देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? खास तौर पर अगर हम आतंकवाद की बात करें, जो पाकिस्तान प्रायोजित रहता है आतंकवाद, उस पे क्या इन गतिविधियों पर कोई कमी आएगी? क्योंकि भारत की तरफ से तो आज ये भी एक घोषणा हुई थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसे युद्ध ही माना जाएगा। नमस्कार जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस युद्ध विराम में जो यूएसए का जो रोल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है जी। और चूंकि यूएसए जो है वो पहले से ही अपने देश में जो उनका जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर में अलकायदा ने जो अटैक किया था, तो उसमें करीबन उनके 3000 नागरिक मारे गए थे अमेरिका के। वो घाव अमेरिका के जहन में हमेशा रहेगा और उसका जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन जी, उसको किस तरीके से अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी ने इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको पाकिस्तान में मारा है। तो ये अमेरिका के जहन में हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान से ये सारी जड़ें निकलती हैं। और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो आप 2001 से ही ले लीजिए। पहले इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया, फिर झूठ बोला कि साहब हम नहीं कर रहे हैं, फिर उन्होंने मुंबई पे अटैक किया 2008 में ही 26/11 को,
उसमें जो अजमल कसल को हमारे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की, फिर झूठ बोला कि हमारा नहीं है वो, जी जबकि पूरी न्याय प्रक्रिया में गुजर के उसको बाद में उसको फांसी सजा दी गई। इस तरह से आप देखें कि पुलवामा में हुआ, फिर वो कह रहा है कि साहब हमारा हमारा नहीं है। अरे आप कितना झूठ बोलोगे? पाकिस्तान हमेशा झूठ के बल पे ही अपने आप को बचा के रखा है, और उसका हमेशा जो कार्रवाई रही है पाकिस्तान की, आज वहां पे भूखमरी है और इंडिया ने पानी न रोक दिया है, तो अब और वहां हालात ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो वो हमेशा इस जो अंदर सिविल की जो 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 उसका प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको बचाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। उसने पहलगाम के अंदर जो कार्रवाई की, हमारे धर्म के बारे में पूछ पूछ करके भारतीय महिलाओं के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही बहादुरी और वीरता के साथ डिसीजन लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान को किया है और उसको घुटने टिकवाए हैं। तो ये पाकिस्तान भूलेगा नहीं इस मामले को। जी और अमेरिका के दबाव में आके, पैसों के दबाव में आकर के इसने इस तरीके की कार्रवाई की है। जी तो ये अमेरिका, इसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, और अमेरिका ये भी जानता है कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हमें अभी ये देखना होगा कि चाइना और टर्की किस तरीके से इसको और सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इसको स्ट्रेंथन करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत गंभीरता से इसके बारे में विचार करते रहना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करती रहनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए चीजों को मॉनिटर भी किया जा रहा है और बहुत लंबे वक्त से इन चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। आज जिस तरह से एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कई ऐसी चीजों का भी जिक्र किया गया है, कई ऐसे बातों का खंडन किया गया है जो पाकिस्तान की तरफ से एक फेक नैरेटिव के तौर पर चलाया जा रहा था। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार के तौर पर मन्ना द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमान आज के। मन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे समझेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और भारत ने अपनी शर्तों पर किया है सीज फायर, क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? क्योंकि एक ही दिन के युद्ध के बाद तो पाकिस्तान लोन मांगने लग गया, आईएमएफ ने लोन दिया है पाकिस्तान को। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो अंदर से कितना और ज्यादा खोखला हो गया है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान को हम लोग ये बात करते हैं, जब कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा पे थ्रेट होता है, नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर होती है, तो अब थिंकिंग हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की और हमारी सरकार की यही रही है कि हम लोग चाइना को थ्रेट मानते थे, और हम लोग अफ्रीका से, अपने वेस्टर्न फ्रंटियर से अपने आप को थोड़ा भारत का एस्टेब्लिशमेंट अलग रखता था। इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कम थी या हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे पाकिस्तान की एक्टिविटी को या उनके आतंकवाद को। तो मैं ये समझूंगा कि जो ये सीज फायर हुआ है, उससे पहलगाम को पूरी तरीके से एवेंज तो हुआ है। मतलब हम लोगों ने बदला तो लिया है, भारत सरकार ने और सेना ने पाकिस्तान से, पर इसमें ये बात है पूरी कि जो पूरी तरीके से एवेंज होना था और पूरी तरीके से पाकिस्तान को घुटने पे लाना था, वो काम नहीं हो पाया। पर मेरे को बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए। मैं यहाँ पे कहूंगा, सीज फायर जो है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो इस तरह का ट्रेचरस राष्ट्र है, वो सीज फायर को फॉलो करेगा, जरूर इसे भेदेगा। और 2001 में पहली बार सीज फायर हुआ था, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और उसके बाद 2021 में भी सीज फायर हुआ था, पर पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टाइम बाय कर रहा है और नेगोशिएशंस के लिए टाइम बाय कर रहा है, और साथ में जो विश्व कम्युनिटी है, इस पूरी की पूरी विश्व कम्युनिटी को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ऑपरेटर्स ये समझाएगा कि हम लोग कमजोर नहीं है, और हमने इतने झूठी फेक न्यूज जो आ रही है, हमने 4 रफाल गिराए या भारत का ये गिरा दिया, हमने एयर बेसिस बर्बाद कर दिए भारत के, ऐसी बातचीत करेगा। और सीज फायर के हम अंतरराष्ट्रीय विधि के अगर डेफिनेशन को देखें तो ये एक टेम्पररी ह्यूमैनिटेरियन लॉ में होता है सर, ठीक, टेम्पररी नेचर का होता है जी, और आर्मिस्टाइज नहीं है ये। और ये आर्मिस्टाइज नहीं है, क्योंकि आर्मिस्टाइज होता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, तो उसमें ये बात मानी जाती है कि ये परमानेंट पीस है और पीस प्रोसेस चालू हो चुका है।
ठीक पर है। मुझे अगर भारत ने ऐसी कंडीशन रखी होगी, जैसा कि एमईए की भी रिलीज आई थी, एमईए की रिलीज आई थी कि भारत कुछ शर्तें रखेगा, उसमें भारत ने ये शर्त जरूर रखी होगी कि पूरी तरीके से वहां के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया जाए। पर पाकिस्तान कभी मानेगा? आप ये बताइए, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वो टेररिज्म का स्पॉन्सर का राष्ट्र है। तो मुझे लगता, और अंतिम बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ट्रेचरस है, और इसके अलावा भारत की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है कि हम लोग अमेरिका की या किसी भी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता वो नहीं आने देंगे भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये काम हमारी कि सरकार आपके ने पास किया मन्ना है। जी जी सर, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। बिल्कुल रवि, आपके साथ वहां पर लोग भी मौजूद हैं, और देखिए सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। लोग के अंदर जो जोश था, जो उत्साह था, लोग ये चाह रहे थे कि ये युद्ध और लंबा चले, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हालांकि भारत ने दिया है, घुटनों तक पाकिस्तान को ला दिया है। अब क्या कह रही है जनता? युद्ध विराम हो चुका है। बिल्कुल युद्ध विराम जरूर हो गया है, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पूरे देश की निगाहें थी, और जिस तरीके से उन्हें सेना ने जो जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा था। और आज पाकिस्तान जो झुका है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ लोग मौजूद हैं और कैसे वो लोग देखते थे इस पूरी युद्ध को, और अब युद्ध विराम हुआ तो क्या कहेंगे आप युद्ध विराम होने के बाद? युद्ध जो विराम हुआ यह नहीं होना चाहिए। अब हम लोग तो ये चाहते थे आर और पार की लड़ाई हो, क्योंकि ये मसला रोज रोज का है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, हम लोग आतंकवाद के बिल्कुल सख्त खिलाफ है, और लड़ाई के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा था, और हम चाहते हैं आगे युद्ध रुके ना, अब एक बार में मसला पूरा खत्म हो जाना चाहिए। और कहीं हम व्यापारियों की जरूरत पड़े, हम लोग सब तरीके से साथ हैं, धन से, तन से, मन से, हर तरीके से। बिल्कुल लोग तैयार हैं, और लोग चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, क्या कहेंगे? भाई, जिस तरह से राजनीतिक कुशलता का परिचय मोदी जी के द्वारा दिया गया, और हमारी सेना ने बहुत अदम्य साहस के साथ जो 2 दिन का जो इन्होंने ड्रोन हमला किया उसको विफल किया है, उसके लिए हम सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरा व्यापारी वर्ग बहुत बहुत बधाई देता है। लेकिन जो सीज फायर का जो ये फैसला लिया गया है, इससे हम थोड़ा मतलब अपनी तरफ से पूरी तरह सहमत हैं कि हमेशा से जो ये चला आ रहा है, पिछले 50-60 सालों से लगातार जो इंडिया झेल रहा है, तो अब आर पार की लड़ाई का जो है एक मौका था वो। लेकिन भारत की शर्तों पर माना, भारत अपनी शर्तों पर माना है, ठीक है, लेकिन के लिए हमेशा शर्तों, लेकिन कभी पाकिस्तान उस शर्तों पे, कभी अपने वायदों पर कभी पूरा नहीं उतरा। ये इतिहास गवाह है, उसने कभी भी किसी शर्तों का पालन किया ही नहीं। लगातार सीज फायर का उल्लंघन उसने किया है, पूरे सीमा पे उसने भारी गोलाबारी करी है, उसने कभी भी शर्तों का पालन नहीं किया। तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो उन शर्तों का पालन करेगा और उसका जो है वो निर्वहन करेगा। क्या कहेंगे? कहते अभी भी वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा, क्योंकि वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, इस वजह जो है वो अभी उल्लंघन करेंगे। वो उनको चाहिए कि अपने हाथ से आतंक हटाएं। पूरा भारत शांति की अपील कर रहा था, लेकिन जिससे लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई के बाद पूरे देश में हलचल थी इस लड़ाई को लेकर, लेकिन अब पाकिस्तान खुद पीछे हटा है, खुद घुटनों पे आया है, और जिस तरीके से जो भारत ने अपनी शर्तें रखी और शर्तों को मानने के बाद ही ये समझौता हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की शर्तों के आधार पर ही होना चाहिए। सिंधु जल समझौता जैसे मोदी जी ने कहा कि वापस नहीं लेंगे, ये बिल्कुल सही निर्णय है। और भारत सरकार के इस फैसले को भी कि चलिए ठीक है, निर्दोष आदमी ना मारे जाएं, तो उसके फैसले का स्वागत करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार उनको पाकिस्तान को मौका और दिया जाना जरूरी था, जो कि भारत सरकार द्वारा एक अटल निर्णय है। बिल्कुल, सेना ने लगातार जवाब दिया, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, और एक ही दिन की लड़ाई के बाद वो लोन लेने पहुंच गया। क्या लगता है कि मोदी जी की जो कूटनीति थी, रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं काम आई है? काम बिल्कुल आई है, काम तो बिल्कुल आई है। बढ़िया मौका था पीओके लेने का, मोदी को जी को चाहिए था आगे बढ़ के ले लेते। अब जो घुटनों के बल पे है उसको मारकर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। काहे के लिए परेशान होना भाई? वो तो आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं, आतंकवादी रहेंगे। मानवता उनमें होती नहीं है, इस्लाम का कोई धर्म नहीं होता। ये सब कहने के लिए अच्छा है, लेकिन मार मार के पूछ के मारा है भाई, धर्म पूछ के मारा है। अब तो उनको बताना चाहिए था कि हिंदू धर्म में कैसे मारते हैं। सिंदूर हटाने के उनको कीमत बतानी चाहिए, सिंदूर की कीमत उनको पता होनी चाहिए। सिंदूर का कीमत है, ऑपरेशन सिंदूर चला है। ऑपरेशन सिंदूर चला, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री है हमारे,
और सशक्त प्रधानमंत्री में उनकी वर्ल्ड में उनकी रुचि दिखी जाती है, लेकिन जो सेना का मनोबल गिरा है, अब ये जो संघर्ष विराम हुआ है, एक तरह से सेना का मनोबल गिरा है। इसमें हमको पीओके को ले लेना चाहिए था पूर्ण तरह से अपनी शर्त पे। सिंधु से जल संधि ठीक है, लेकिन पीओके को भी लेना चाहिए था। बिल्कुल अलग अलग लोगों की राय है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ, लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान पीछे हटा है, घुटनों पे आया है और अपनी शर्तों पर ही भारत ने उसको मौका दिया है। देखिए, ये जो मौका था ये बहुत अच्छा मौका था और इस मौके पे युद्ध विराम जो है किसी भी तरीके से देश की जनता जो है पचा नहीं पाएगी। ये मौका ऐसा था कि इसमें चाहते तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक सिखाया जा सकता था और इस सबक तो सिखाया है ना पाकिस्तान है, लेकिन अगर इस तरीके का जो बीच में युद्ध विराम हो गया है, ये जो है बड़ा जो है हम लोगों के लिए तो बड़ा कष्टकारी है। चलिए बिल्कुल रवि, लौटूंगी मैं आपके पास। लोगों से बातचीत जारी रखिए और मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चर्चा उनसे लगातार जारी है। सवाल यही उठ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन क्या जिस तरह से लोग कह रहे हैं, क्या मनोबल गिरा है सेना का? अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका बहुत स्वागत है। इन्हीं सवाल के साथ सर मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्या वाकई युद्ध विराम से कहीं सेना का मनोबल गिरा है? ये बार बार सवाल जनता का है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेना का कोई मॉरल डाउन हुआ है या कि कब्जा करने से कोई खास फायदा होता जी तो बताया जा सकता था। हम दरअसल साम्राज्यवादी देश नहीं, हमारा आजादी का आंदोलन ही मूलतः साम्राज्यवाद के खिलाफ हुआ था, तो हम ऐसे नहीं हैं कि जो अड़ोसियों पड़ोसियों को खा जाए। ये देश ही अलग हो, चीन हो सकते हैं, वो यूएसएसआर हो सकते थे जो पुराना वाला था, या और कोई इसी तरीके का कोई जो इंपीरियलिस्ट है। हम तो हमारा संघर्ष ही उसके खिलाफ रहा है। दूसरी बात ये कि हमारी जो जनता है वो खुश रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो और हम दुनिया को एक राह दिखाएं कि देखिए ये एक विकास का मॉडल होता है। और भारत वैसे भी एक सॉफ्ट पावर है, हम बार बार कहते रहे, मोदी साहब भी बार बार कहते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति है वो भावनाओं में बह के नहीं चलती है, उसको ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि हम पीओके को क्रॉस करें। और दूसरी बात यह है कि हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने भी कह रखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, है ना, जिसमें विष हो। मतलब वो पूरी मुझे कविता ठीक से याद नहीं है, पर यह है कि अगर आपके पास शक्ति है, ताकत है, और फिर अगर आप कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपका सम्मान ही है, इसमें कहीं पे भी दुविधा नहीं है। और पाकिस्तान को भी जो समझना था वो समझ चुका है कि अगर उसने ऐसी गलती दोबारा की, और ये मुझे लगता है कि एक सतत प्रक्रिया है कि जब जब वो ऐसे नापाक इरादे रखता है, भारत को ये बता देना चाहिए। किंतु पाकिस्तान को दंड देने के लिए यह जरूरी नहीं है कि भारत अपने राष्ट्र हितों की जांच करे। जी बिल्कुल। मूलचंद जी, सर आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी ये हो जाता है बात करना कि सेना का मोरल क्या गिरा है इन चीजों से, क्योंकि जब युद्ध होता है, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, नुकसान भारत का भी होता है। कुछ चीजें भारत के लिए भी थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में, जनता के लिए चीजें क्रिटिकल हो जाती हैं, खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें भी नुकसान हुआ है। युद्ध विराम सही डिसीजन है, और अगर देखा जाए तो जो इंटरफेरेंस यूएस का हुआ है इस पूरे मसले पर, जनता कह रही है कि पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि मोरल डाउन हो गया है सेना का। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय सेना का और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ जो लगी हुई है जेएंडके में भी, कहीं पे भी किसी भी फोर्स का कोई ऐसा उनके दिमाग में नहीं है कि उनका मोरल डाउन हुआ है। ये तो भारतीय सेना की जीत है कि उन्होंने मोदी जी के कहने से और भारत का पक्ष रखते हुए ये युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान को मजबूर किया है। जी अभी देखने वाली बात इसमें यह है कि मोदी जी कभी कमजोर नहीं रहे हैं। हम हमेशा, पूरा देश उनके साथ रहा है और वो हमेशा देश को हमेशा आगे ले जाने की बात सोचते हैं। इस युद्ध विराम में भी जरूर कोई भारत के लिए कोई अच्छी बात अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को समझाया गया होगा और आगे की रणनीति बनाई होगी। इसलिए भारतीय सेनाओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। और हमें भारत के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि इस सीज़फायर के पीछे भी उन्होंने
अमेरिका के तहत, अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान पे जो दबाव बनाया है और पाकिस्तान ने जो सरेंडर किया है युद्ध विराम के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, भारत की जीत है, भारत के प्रधानमंत्री की जीत है। पाकिस्तान इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। उसकी जो सेनाएं बलोचिस्तान के साथ लगी हुई थी, वो भी उनको डाइवर्ट करनी पड़ी। अगर ये युद्ध थोड़े दिन और चलता, हो सकता है एक बलूचिस्तान एक नया कंट्री के तौर पे अभी तक अगले एक हफ्ते के अंदर उभर के आ जाना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। विराट जी, सर आपसे समझेंगे, युद्ध विराम के बाद भी क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता रहा है। सीज फायर भारत ने इस बार अपनी शर्तों पर किया है। देखिए, मेरा मानना अपूर्वा जी ये है कि ये टैक्टिकल विक्ट्री जरूर है, पर कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक लॉस है भारत के लिए। भारत ने अपना अपर हैंड, भारत ने अपनी बढ़त बना ली थी। 4-5 दिन, हफ्ता भर और मिल जाता तो हम जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखा देते, भारत की सेनाएं कुछ बड़ा करके दिखा देती। पर अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, 12 तारीख को 12 बजे मीटिंग है डीजीएमओस की, तो मेरा बस इतना कहना है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई रोल बैक नहीं होना चाहिए, यथास्थिति मेंटेन नहीं होनी चाहिए, कोई रीसेट की बात नहीं होनी चाहिए कि जो हो गया पीछे वैसे ही फिर से पीछे हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। भारत ने जो कॉस्ट इनके ऊपर इम्पोज करी है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके करी हो, या चाहे जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड रूट्स बंद करके करी हो, या चाहे हमारा एयर स्पेस बंद करके करी हो, ये सारी चीजें चलनी चाहिए। हमारी एम्बेसी में जो इनके नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स घटाए गए थे वो वैसे ही बना रहना चाहिए। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी कि हम कहीं पीछे उसी स्थिति में ना जाए जहां पे चला था। दूसरी चीज, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको बाकी सारी, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो या डीजीएमआई हो, इन सबको मिल बैठ के अपना एक बार डिसाइड करना चाहिए कि आगे पहलगाम की तरह की कोई घटना दोबारा ना हो पाए। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फर्जी स्टेट है, ये कोई असली राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और इनकी कथनी और करनी में जबरदस्त फर्क है। ये कहीं फिर से ना हो, कॉस्ट फ्री वॉर नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर जो कॉस्ट लगी है उसको जबरदस्त तरीके से हमें चलाना चाहिए, और इनको ये पता होना चाहिए कि भारत ने इस बार घुसकर मारा है, भारत अगली बार फिर और बड़ा हमला करेगा अगर इन्होंने इस तरीके का कोई हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान को एक बात और मैं बता दूं इस बारे में, कि चीन का बहुत बड़ा इनको सहयोग मिलने की आशा थी, वो इनको नहीं मिला। जो इनको वेपन्स और आर्थिक मदद मिलने की आशा थी, वो इनको नहीं मिली। और जो वेपन प्लेटफॉर्म्स इन्होंने चाइना और टर्की के यूज भी किए, उनका कोई खास फायदा हुआ नहीं अपूर्वा जी। तो इससे ये भी नजर आता है कि कल को अगर युद्ध होता है तो वो जो चाइनीज वेपन्स है ना, जो चाइनीज माल है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी भी कोई पुख्ता इस युद्ध में कोई पुख्ता बात निकल के नहीं आई कि वो बहुत अच्छे वेपन प्लेटफॉर्म्स थे। भारत के S-400 जो एयर डिफेंस है, उसने उसको नाकामयाब कर दिया। हमारी मिसाइल जबरदस्त रही और हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं टैक्टिकल विक्ट्री है, पर स्ट्रेटेजिक लॉस मैं इसको मानूंगा। हम लोग पूरा इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए इस सिचुएशन को। बिल्कुल बिल्कुल विराट जी, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, पाकिस्तान के तरफ से जो नापाक हरकतें की गई, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाना शुरू किया था। आज MIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि भारत की तरफ से जो अटैक हुआ है वो ना तो टारगेटेड कोई अटैक था कि मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, एयरबेस को निशाना बनाया गया जिसे ध्वस्त किया गया है। अरविंद जी, सर आपसे समझेंगे, पाकिस्तान की ये जो झुकने वाली नीति थी, क्या ये IMF का एक दबाव था या आर्थिक बदहाली थी पाकिस्तान की? देखिए अपूर्वा जी, इन चीजों को हमें थोड़ा सा ठीक से समझना होगा, और मैं अपने दोनों ही पूर्व वक्ताओं से थोड़ा सा आंशिक रूप से असहमत होते हुए एक बात बताता हूँ। दूसरी बात यह कि जब आपके जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, उनमें जो संख्या जो निर्धारित की जाती है ना, वो जरूरतों के हिसाब से होती है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं भारत को कि हम अपने वहाँ हाई कमीशन में कम लोगों को रखें या ज्यादा को रखें, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में हमारा काम कितना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बात यह कि जहाँ डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी संकट पैदा होते हैं। हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि यह जोश के लिए तो ठीक है कि हम ये कहें कि बलूचिस्तान को हम अलग कर देंगे, या हम जो खासकर जो पख्तूनिस्तान है उसको अलग कर देंगे, या हम उधर तालिबान को कहेंगे कि आप पाकिस्तान का जो हिस्सा क्लेम करते रहे उसे दे दीजिए। पर एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि
न तो मैं समझ सकता हूँ कि बलूचिस्तान में विद्रोह के स्वर हैं और देर सवेर हो सकता है कि वह पाकिस्तान से विद्रोह कर लें और अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लें, पर अभी वर्तमान में विद्रोह का स्तर वह नहीं है कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो वहां पे इंटरफेरेंस करें और उसको अलग कर दें, क्योंकि ये बांग्लादेश वाली हालत नहीं है जो 1971 में हुआ करती थी। और जहां तक सिंधु ट्रीटी की बात है, वो तो भारत ने तोड़ी ही इसलिए है क्योंकि वो लंबे समय से भारत को लग रहा था कि वो एक बोझ की तरह है। तो सिंधु ट्रीटी का पाकिस्तान के लिए एक तरीके से जो हमने दे रखी थी और वो जो छूट दे रखी थी कि चलो हम आपको पानी देते हैं, तो एकदम अचानक से तो वो वैसे भी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके लिए जो इंफ्रा चाहिए उसमें समय लगेगा। पर यह है कि उस ट्रीटी से बाहर आ गया और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी सूरत में भारत वापस उस ट्रीटी में जाना चाहेगा। जहां तक लाहौर पैक्ट और शिमला समझौते की बात है, तो उसको तो वैसे ही फायदा नहीं था क्योंकि पाकिस्तान उसको वैसे ही इतनी बार उसका उल्लंघन कर चुका था। उसकी जो जितनी भी चीजें हैं, तो वो तो वैसे ही दोनों ही चीजें इररिलेवेंट थी, तो भारत को उसको वापस इम्पोज कराने में भी कोई खास फायदा नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो भारत की काफी बड़ी विजय हुई है और इससे हमें ये समझने में मदद मिली है कि अगर भविष्य में ऐसा कोई वापस पुनः संकट पैदा होता है तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से काम करेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, पर केवल हम भावावेश में आके हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने, और जो हमें जो उद्देश्य था जो स्ट्राइक करने का, वो हमने सारे ही प्राप्त कर लिए हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद में लड़ाई को और लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं था। तो हमारे जो विदेश मंत्री है वो बहुत ही सक्षम व्यक्ति है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो उद्देश्य सोचा था वो प्राप्त कर लिया है और ऐसे में सीज फायर ही भारत के फायदे में था। अपूर्वा जी, सीज फायर भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत जरूरी भी हो गया था। पाकिस्तान को जितना नुकसान इस बार भारत ने एक ही बार में दे दिया है, मुझे लग रहा है अब इसको पाकिस्तान को उभरने में ही बहुत साल लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। पवार साहब, सर आपसे समझेंगे, एलओसी के अंदर इलाकों में आतंक को काफी हद तक मुझे लग रहा है सीआरपीएफ के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। बीएसएफ जो है लगी हुई है वहां पे और इंटरनल सिक्योरिटी में सीआरपीएफ लगी हुई है, जो कि स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के पूरे इलाके को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इसमें जो ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है, आप उस अटैक के बाद में जो कश्मीर के अवाम के लोग हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ थे कि उनका जो टूरिज्म था, उनका जो व्यापार था, जो उनकी आर्थिक दृष्टि से उनको जो फायदा हो रहा था, उससे इस अटैक से नुकसान हुआ है। और मैं आगे भी यही चाहूंगा कि जो कश्मीर की जनता है टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे और वहां पे शांति स्थापित करे। ये बहुत हमारे लिए जरूरी होगा। ये जी बिल्कुल। विराट जी, 2025 में देखिए बदलते ड्रोन और हाइब्रिड वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में ये युद्ध विराम आपको क्या लगता है कितना टिक पाएगा? देखिए, युद्ध विराम कितना टिक पाएगा ये कहना आज की डेट में थोड़ा कठिन है, पर अगर हम इतिहास को देखें तो भारत ने जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस लेने थे, पहले भी कई बार सीज फायर हुआ है। 1948 में कबायलियों ने हमला किया था भारत के ऊपर, तब भी हमने अपना 30% लैंड जाने दिया था। हम पूरा उसका एडवांटेज नहीं ले पाए थे जब सीज फायर हुआ। उसके बाद अगर आप 1965 का वॉर देखें तो भी उसमें भारत को बहुत एडवांटेज था, पर हमने पूरा उसका एडवांटेज नहीं लिया। 71 में हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, हमने उनको छोड़ दिया, हमने उस बात का भी एडवांटेज नहीं लिया। हाँ, ये जरूर हुआ कि हमने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया और ये एक बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। 1999 में भी इन्होंने हमारी जो चोटियां हैं उनको काबिज करने की कोशिश करी, पर हमने उसको नाकाम तो किया, पर कॉस्ट फ्री कर दिया इनको, वो पनिशमेंट नहीं मिला। आज भी इनको जबरदस्त पनिशमेंट दिया जा रहा था, वो कहीं बीच में रुक गया। जब आप सेनाओं को देखते हैं ना तो सेनाएं जोश से चलती हैं। सेना एसी रूम्स में बैठ के बातचीत नहीं करती, वो जोश पे चलती हैं। उनकी बहुत लॉजिस्टिक प्लानिंग होती है, उनकी जान जाती है वहां जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पे जब अटैक्स हो रहे हैं तो वहां पे हमको उस मोमेंटम को खोना नहीं चाहिए, उस अपर हैंड को खोना नहीं चाहिए। और सीज फायर हुआ है, कोई जीत का नाम तो मैं इसको नहीं दूंगा, सीज फायर हुआ है। अब भारत इस सीज फायर की जो टॉक्स होंगी उसमें किस तरीके का एडवांटेज ले पाता है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
भारतीय सैन्य बल जो है, जो मेरे दोस्त हैं जो उसमें सेना में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इस मोमेंटम को छोड़ा ना जाए और पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट लगाई जाए। ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, छूटेगा भी नहीं, इतना मेरा मानना है। बहुत संभले हुए लोग हैं जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, पर फिर भी ये हमारे देश के आपने लोगों की बात सुनी, वो लोग नहीं चाहते थे कि इस समय सीज फायर हो। हमें जो एडवांटेज था वो पूरे हम तरीके से उसको हार्नेस नहीं कर पाए, पर फिर भी जो सीज फायर की मीटिंग होगी डीजीएमओ की, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा एंड आई होप कि उसमें कुछ बहुत ही पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तेजावत साहब, भारत की जो विदेश नीति है, शक्ति भी और शांति भी, ये कहीं ना कहीं इस बार के इस युद्ध में हमें हर कदम पे नजर आई है ये चीजें, और यही रणनीति क्या काम कर गई इस युद्ध के दौरान? बिल्कुल। जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारत का आज से 20 साल बाद में या 25 साल बाद में, तब भारत की यहाँ यह बताया जाएगा कि स्ट्रेटेजिकली भारत ने यहाँ पर विजय प्राप्त की है। दूसरी बात यह है कि युद्धोन्माद से कोई फायदा नहीं होता है। चीन ने काफी लंबे समय तक कोई बहुत बड़े युद्ध से बचाए रखना अपने पड़ोसियों को। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ही डरपोक किस्म का राष्ट्र रहा है, पर बहुत लंबे समय तक उसको जो अचीव करना था वो अचीव करके वो शांत बना रहा और उसने अपनी प्रगति पर और डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया। वैसे ही भारत की प्राथमिकताओं में भी यही था। भारत अक्सर उलझने से बचता रहा है, पर भारत पर जबरदस्ती युद्ध थोपे गए हैं। हमने पाकिस्तान ने 3-3, 4-4 युद्ध थोपे, चीन ने युद्ध थोपा, तो उसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो रुक गई। बावजूद इसके हमने शांति की नीति अपनाई और हमने विकास किया। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में, कम से कम क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में हमारे सामने है। तो भारत ने जिस नीति का अनुसरण किया, उसका लाभ, उसका क्या होना चाहिए, वह आपके सामने है। दूसरी तरफ जो जोश जो पाकिस्तान ने दिखाया, खासकर पाकिस्तान की सेनाओं ने, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी विदेश नीति को निर्धारित किया, तो उसका हश्र आज आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या नहीं सुधर जाएगा, यह मूलतः एक सतत प्रक्रिया होती है कि जब जब आपको कभी भी एक थ्रेट महसूस हो आतंकवादियों से या आतंकवाद का, तो वापस इसी तरह की आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो भारत ने अपनी जो खासकर नीति है उसको बहुत ही फंडामेंटली बदला है, और जितना भी जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है वह आज इसी बात को कह रहा है कि भारत पे अब आगे बहुत नुकसान पहुंचाना आतंकवाद के माध्यम से अब मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मूलचंद जी, क्योंकि देखिए युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फेक नैरेटिव भी बहुत सारी चीजों को लेकर भारत के लिए, भारत के खिलाफ फैलाया गया। ये कहा गया कि S-400 को हमने ध्वस्त कर दिया है, हमने कितने राफेल गिरा दिए हैं, और भी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से एक फेक नैरेटिव के तौर पर, चाहे पाकिस्तानी मीडिया की ही बात क्यों ना कर ली जाए, वो चीजें फैलाई जा रही थी पाकिस्तान को लेके, भारत को लेके, जिसका आज खंडन आज की जो MIA की जो हुई है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इन चीजों का पूरी तरह से खंडन किया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा झूठ का पुलिंदा रखता है, हमेशा ही। भारत में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई है बड़ी बड़ी, उसमें हमेशा उसने अपने रोल को नकारा है। ISI ने हमेशा टेररिस्ट को ट्रेन करके इंडिया में इन्फ्लेट करवाया है, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक लो, मुंबई अटैक लो, उरी लो, पुलवामा लो, नगरोटा लो, पठानकोट लो, इन सब जगह पे हमेशा। और उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हमारे से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में हमें लिया नहीं गया। तो पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलेगा। ये आदत पड़ी हुई है, ये कुत्ते की पूंछ है, ऐसी ही रहेगी। ये चेंज होने वाली नहीं है। मेरा इस बारे में थोड़ा सा और एक बात कहना चाहूंगा, जो भारत की जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जिस तरीके से सरकार को सहयोग दिया इस बारे में, मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री को उन सभी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहिए। और इस तरीके की पहल कि विपक्ष के साथ मिलकर के हमेशा सद्भाव बना रहे, और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा रहे, सरकार के साथ खड़ा रहे। ये बहुत जरूरी होगा आगे के लिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें हमने इस बार देखी युद्ध के दौरान, जिस तरह से जो आपात स्थिति भारत में थी, विपक्ष लगातार भारत के साथ खड़ा रहा है। विराट जी, पाकिस्तान को क्या डर है कि भारत अब सीमित नहीं रहा है? पीस टॉक जो लगातार भारत की तरफ से पिछले कई युद्ध के दौरान किए गए, वो चीजें और वो कैरेक्टर अब भारत का नहीं रहा है। जी अपूर्वा जी, इस बार जो नया नॉर्मल, जिसे न्यू नॉर्मल कहते हैं, उसका बार रेस कर दिया है भारत ने।
और जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने जैसे हर बार वो उनका जो आइडिया है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि वो आते हैं 150 लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं, उनके ऊपर कभी कोई हमला नहीं होता था। उनको इस तरीके का कभी काउंटर हमला नहीं मिला था, वो इस बार उनको मिला। और पिछले 10 दिन में जो जितनी हड़बड़ाहट और जितनी घबराहट पाकिस्तान में देखी गई, उसका लेवल अलग था। इनके जनरल्स में भी काफी घबराहट रही। तो यही मैं कह रहा हूं कि हम लोग बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग का बन गया था। आपके रिपोर्टर ने भी दिखाया कि लोगों में कितनी निराशा है इस बात की कि अब हम जीत रहे थे और हम शायद बहुत आगे बढ़ जाते, बट खैर अभी तो जो सिचुएशन सामने है उसमें सीज फायर हो गया है, लोगों की जान बचेगी, अच्छी बात है। पर हमने बहुत जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। इनके आप देखिए, जो ड्रोन्स, इतने सारे इनके ड्रोन्स इन्होंने यूज किए, वो कहीं पे भी किसी भी तरीके का हमारा कोई वाइटल इंस्टॉलेशंस पे खास नुकसान पहुंचा नहीं पाए। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। और जो पहलगाम में भारत ने जो हमला किया पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें बहुत सारे इनके टेररिस्ट कैंप्स को हमने सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया। तो हमारी सेना को, हमारे सरकार को और विपक्ष को भी साथ आने के लिए नमन है, धन्यवाद है। शायद ये 5-7 दिन और चल जाता अपूर्वा जी, तो मजा आ जाता, इन लोग को बिल्कुल ही ध्वस्त करके रख देते हम लोग, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तेजावत साहब, बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर ये थोड़ा सा और चलता, 5-7 दिन, हफ्ते भर अगर ये युद्ध और कंटिन्यू रहता, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान आधा तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता। बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन चीजों पे। मुझे लगता है कि अगर आप इसे बैलेट्स की तरह अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें, बैलेट्स बेसिकली युद्ध कथाएं होती हैं जी, तब तो ठीक है, ध्वस्त कर लेते हैं। पर अगर आप, इफ यू आर रियलिस्टिक, आपको अगर अपनी विदेश नीति, कूटनीति और युद्ध नीति को अगर व्यवस्थित और संतुलित रखना है और भारत के हितों को आज नहीं आने देना है, तो मुझे लगता है कि जो भारत सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया वो बहुत ही बेहतरीन और संतुलित निर्णय है। क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला, इसी में सर एक सवाल और मेरा आप ऐड कर लीजिए, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा कि क्या भारत का इरादा जो आतंकी हमला था उसका जवाब देना था, ना कि जंग छेड़ना? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। भारत को जो अचीव करना था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अचीव किया जा चुका था। उन्होंने हमारे यहाँ पे पर्यटकों को मारा, उन्होंने हमारी जो कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था थी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने वापस अपना जितना हिसाब चुकता करना था वह कर लिया, क्योंकि सिंधु जो ट्रीटी जो भारत के लिए एक बोझ थी, वह उससे बाहर निकलने के बाद में अब पाकिस्तान की अर्थनीति को कंट्रोल करने की हैसियत में आ गया है भारत। और जो आतंकी ठिकाने थे, कुल जो थे वो ज्यादा आइडेंटिफाई किए गए थे, पर हमने केवल 9 पर ही स्ट्राइक किया इस बार। तो कुछ अभी भी अड्डे वहां पे छूटे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसके बाद में आप देखते हैं कि पाकिस्तान अपने पॉलिसी लेवल पर क्या करता है। भारत किसी ऐसी मूर्खता में नहीं उलझ सकता था कि जिसका कोई बहुत बड़ा खामियाजा हो। अगर किसी को ये मुगालता है कि हम बलूचिस्तान को अलग कर देते या पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा जल्दी है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी अनरेस्ट उस लेवल पर नहीं है। ऑफकोर्स अनरेस्ट है, पर एक अगर बहुत वहां पे वो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारते हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले 1 दशक तक खुद पाकिस्तान में जो चीजें हैं वो बदलेगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में काफी लोग ऐसे हैं जो भारत के हित में बोलते हैं या भारत के और पाकिस्तान की यूनिटी को लेकर बोलते हैं। तो ऐसे में अगर वह पूरी पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ अगर हम इस युद्ध को अगर आगे बढ़ाते, तो ये फिर केवल ये लड़ाई केवल पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ना होकर वहां की आवाम के खिलाफ हो जाती। और मुझे लगता है कि भारत कभी ये नहीं चाहता था कि ये लड़ाई, इसका विस्तार पाकिस्तान की आवाम तक हो। जबकि पाकिस्तान ने जो युद्ध के जो नियम है उनको तोड़ा है, और क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, भारत में तो कोई आतंकी ठिकाने हैं नहीं, तो उनको जो कुछ करना था उन्होंने करने की कोशिश की, पर वो भी प्रतीकात्मक था। और ये युद्ध नीति का हिस्सा होता है कि मीडिया में बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है, पर अगर आप स्वतंत्र मीडिया का अगर रेफरेंस लें, तो जो जितना बोला गया है
उससे दोनों ने कम ही किया है। वहां की पाकिस्तान की सरकार वहां की जनता को बेवकूफ बना रही है कि उन्होंने भारत को जवाब दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और इस प्रकार से हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत और झूठा है। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर इसी में किसी ने कुछ हासिल किया है तो वो केवल और केवल भारत के डिप्लोमेट्स हैं, और मुझे लगता है कि इतिहास जो है उसको इस चीज के लिए हमेशा याद रखेगा। अपूर्वा जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिप्लोमेट तरीके से, कूटनीतिक तरीके से भी हमने पाकिस्तान को एक बार फिर से पटखनी दी है। विराट जी, क्योंकि सर देखिए कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत जंग में फंसता तो दुनिया भर में इसका असर होता, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है भारत, और ऐसे मौके पे भारत को जंग में नहीं उलझना चाहिए। जी अपूर्वा जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जी। भारतीय सेना में काम करने के बाद मैंने आईएएस की परीक्षा जब क्वालिफाई की और रेलवेज में आया, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में, तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स जो फॉरेन सर्विस में हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो ये इस बात को मानते हैं कि भारत डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान से ज्यादा सशक्त है। और आज भी मेरी बात हुई इस लगने के बाद सीज फायर, तो उनका ये कहना था कि हम अच्छा काम कर रहे थे और इसको अगर थोड़ा सा और एडवांटेज हम ले लेते तो हमारा कुछ कम नहीं हो जाता। दूसरी बात, जो फौजी दोस्तों से बात हुई उनका भी ये कहना था कि हमने बहुत ज्यादा एडवांटेज ले लिया था, ये थोड़ा सा और चलता तो हम इसको और बढ़ा चढ़ा के इनसे बहुत सारे हम एडवांटेजेस और बहुत सारे जिसे कहते हैं कि गेन्स प्राप्त कर सकते थे। ये जो अभी मीटिंग होने जा रही है, ये पाकिस्तान का ये जो आइडिया था कि ये हमला करके चले जाएंगे और इनके ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा, ये यहाँ पे फंस गए। ये पहली बार था कि इतने बड़े लेवल पे, आप देखिए कि कारगिल में भी युद्ध हुआ तो वो वहीं पे सेंट्रलाइज्ड रह गया था, पर इस बार इसका वेस्टर्न बॉर्डर हमारा पूरा खुल गया, इन्होंने हमला किया और इनको मुंहतोड़ जवाब मिला। इनके तो ड्रोन्स आ ही नहीं पाए, और ड्रोन्स इनके थे भी किस तरीके के, जो टर्की वाले ड्रोन्स थे वो इनको अच्छे उन्नत ड्रोन्स तो मिले ही नहीं। ये जनरली रेकोनेसा वाले ड्रोन्स थे जिनका कोई खास उपयोग था भी नहीं सिवाय फोटो खींचने और बाकी चीजों के। तो ये पता नहीं किस तरीके से अपनी प्लानिंग करके चले थे, ये फंस गए उस जाल में जो भारत ने बिछाया और इनके ऊपर जबरदस्त हमला किया। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारा ये सीज फायर की जो मीटिंग होने जा रही है, देखिए इसमें डिप्लोमेट्स तो बात की बात है, पहले डीजीएमओ के बीच में बात होगी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल बात करेंगे और वो सैन्य जो डिस्कशन है उसके बारे में बात होगा कि फौज कैसे पीछे जाएंगी, कहाँ यथास्थिति बनाई जाएगी। हमको अपने गेन्स की बात करनी होगी, हमें उन चीजों को आगे बढ़ाना होगा जो हमें सशक्त बनाए, और आगे कल को हमें इनके लिए कुछ यूज करना हो, कोई जो हमारा ट्रेड ऑफ हो वो हमारे पक्ष में हो, हमें ये बस देखना है। तो मैं सोचता हूं कि इस आने वाले 2 दिन में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल सर, पवार साहब, पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही बहुत खराब थी, आर्थिक तौर पर भी देखा जाए तो पूरी तरह से टूट चुका था पाकिस्तान। वहां की खुद की जनता को अपनी सेना पर, अपनी प्रशासन पर भरोसा नहीं था, और इस बार तो जो ये अटैक हुआ है, ऐसा लग रहा है सर भारत अपने न जाने कितने और जो टेरर अटैक है उसके भी बदले लेते हुए चला गया। रऊफ अजहर मारा गया, कांधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था, ऐसा लग रहा था कि भारत अब अगर घुसा है तो और भी पिछले टेरर अटैक का बदला लेता हुआ ही अब बाहर निकलेगा। जी, इसमें जो आप देख रहे हैं ना, जो युद्ध विराम की जो पहल की गई है, डीजीएमओ पाकिस्तान ने पहले कॉल किया है जी। इसका मतलब समझिए आप कि कहीं न कहीं से वो सरेंडर की स्थिति में है, और भारत की इसमें डिप्लोमेटिक जीत है। इसमें पहले बीच में रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी आ रही है, पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान कर रहा है फायरिंग, इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी। और पाकिस्तान की तरफ से हेवी शेलिंग जिसका जवाब बीएसएफ दे रही है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। देखिए आज भी भारत पाकिस्तान युद्ध विराम लगा, सीज फायर पर दोनों देशों ने सहमति जताई, और इस फैसले को आए हुए भी पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, और एक बार फिर अपनी इस हरकतों से पाकिस्तान ने बता दिया कि वो नहीं सुधरने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हेवी शेलिंग हो रही है, बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, डटी हुई है बीएसएफ मोर्चे पे, और पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान ने
गोलीबारी शुरू करती है, जिसका जवाब बीएसएफ दे रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने बता दिया कि क्यों उसे आतंकिस्तान कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना फायरिंग कर रही है, जिसका जवाब बीएसएफ दे रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। आज ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लगा शाम 5 बजे और दोनों ही देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई, लेकिन रात होते होते तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है, जिसका जवाब बीएसएफ उन्हें दे रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंटिन्यू फायरिंग जारी है। हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। युद्ध विराम के बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है बीएसएफ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग भी जारी है। तो देखिए, आज ही भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जो छिड़ा हुआ था उस पर रोक लगा, युद्ध विराम लगा, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की रग रग में है, धोखा देना पाकिस्तान की रग रग में है। चलिए, चर्चा की शुरुआत विराट जी, अभी यही हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने बता दिया है कि वो क्यों पाकिस्तान है, क्यों उसे आतंकिस्तान कहा जाता है, क्यों उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्वा जी, अभी 2 मिनट पहले मैं ये बात कह रहा था कि इनको ये भरोसे के लायक नहीं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और आपने देख लिया, ये जो भारत की जीत का हम लोग डंका पीट रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये इनको देखना, इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, इनका एनालिसिस करना। मैंने जो आपसे बात कही कि डीजीएमआई, जो एनटीआरओ है, जो हमारा रॉ है, जो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनको फिर से बैठना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंस ग्रिड को सुदृढ़ करना पड़ेगा और इसको बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही दिमाग के साथ इसको, जो सीज फायर का ये बैठक थी, इसको करनी पड़ेगी। ये कोई जीत अभी हुई नहीं थी। उन्होंने सरेंडर पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया था। वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, मूलचंद जी, विराट जी और अरविंद जी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और बता दिया है पाकिस्तान ने कि उस पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। शाम 5 बजे ही भारत पाकिस्तान पर युद्ध विराम दोनों देशों के बीच लगा है। दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई है और रात होते होते तक पाकिस्तान ने एक बार फिर बता दिया कि गद्दारी में उससे आगे कोई नहीं है। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।